गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है जिसमें कि हम आपके हिस्ट्री के लेसन 2 द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया को समझेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। तो आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2 है द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, जो ब्रिटिश पावर, जो ब्रिटिश शक्तियाँ थी, उनका विस्तार भारत के अंदर कैसे हुआ, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया गया है, मर्केंटलिज्म इन इंडिया, यानी कि वाणिज्यवाद जो भारत में। ठीक है, इट वॉज इन 1498 CE दैट वास्को डी गामा द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर लैंडेड इन कैलिकट। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि 1498 में वास्को डी गामा जो थे, जो एक पुर्तगीज थे, उन्होंने एक्सप्लोर किया था इंडिया को और वो लैंड करे थे कैलिकट पे। ठीक है, दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। ठीक है, इसी से शुरुआत हुई थी कि जो यूरोपियन व्यापारी थे वो भारत आने लगे। द लीजेंड ऑफ इंडियंस इमेंस वेल्थ एंड द फ्लोरिशिंग ट्रेड अट्रैक्ट दीज मर्चेंट्स। ठीक है, इन मर्चेंट्स को किसने अट्रैक्ट किया था, जो इंडिया की जो वेल्थ थी उसने, ठीक है, और जो उसका व्यापार फल फूल रहा था, उसने इन मर्चेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। Many wars and conflict also broke out as a result of trade rivalry between the European trading companies। ठीक है, बहुत सारे आपने देखे होंगे कि इनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए। ठीक है, इन यूरोपियन कंपनी के बीच में व्यापार से संबंधित। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग रिलेशंस इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश मोनोपोली ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब इस लेसन में आप क्या पढ़ेंगे, जो डेवलपमेंट हुए ट्रेडिंग रिलेशंस में। ठीक है, जो नेचर रहा ट्रेड का और जो ब्रिटिश जो मोनोपोली स्थापित हुई ट्रेड के ऊपर, उसको आप इस लेसन में समझेंगे। ठीक है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कि आप EEIC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन 1598 अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स फॉर्म्ड अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन विद द एम ऑफ कैरिंग आउट ट्रेड इन द ईस्ट। ठीक है, 1598 में एक इंग्लिश मर्चेंट का एक ग्रुप बना था। ठीक है, एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन विद द एम ऑफ कैरिंग आउट ट्रेड इन द ईस्ट। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, ईस्ट में जो था व्यापार करना। दिस मार्क द ओरिजिन ऑफ द EEIC। ठीक है, इसी के कारण किसका ओरिजिन हुआ था, आपकी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, विच रिसीव्ड अ रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1600। The charter gave the EEIC a monopoly of trade for a period of 15 years। ठीक है, इसी जो EEIC है, यानी कि आपकी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसी को रॉयल चार्टर क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था 1600 में। ठीक है, इस चार्टर ने जो था EEIC को पूरा मोनोपोली दे दिया था, ट्रेड के ऊपर एकाधिकार दे दिया था 15 सालों के लिए। द फर्स्ट वॉयज वॉज कमीशन इन 1601। ठीक है, जो पहली जल यात्रा को जो परमिशन दी गई वो 1601 में दी गई। To secure permission to build trading post in Surat and other areas, Sir Thomas Roy was sent to the कोर्ट ऑफ जहांगीर। ठीक है, और इस परमिशन को सिक्योर करने के लिए, ट्रेडिंग पोस्ट बनाने के लिए सूरत और उसके अदर एरियाज में जो सर थॉमस थे, उनको भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। द मुगल एम्पायर इशूड ऑफ फिरमैन एंड सून इन 1615 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। ठीक है, और 1615 में जो मुगल एम्पायर था जहांगीर, उसने उसे परमिशन दे दी, और जो फर्स्ट फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई वो कहाँ हुई, सूरत में हुई। ठीक है, अदर ट्रेडिंग पोस्ट सून केम अप इन मुसलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास, पटना एंड बालासोर। ठीक है, उसके बाद जो अन्य व्यापारिक जो पोस्ट बनी वो कहाँ कहाँ बनी, आपकी मुसलीपट्टनम में बनी, आगरा में बनी, अहमदाबाद में बनी, मद्रास में बनी, पटना और बालासोर में बनी। ठीक है, इन 1662 किंग चार्ल्स सेकेंड गेव द आइसलैंड ऑफ बॉम्बे टू EEIC। ठीक है, 1662 में जो आपके किंग चार्ल्स सेकेंड थे, उन्होंने जो बम्बई आइसलैंड था वो किसको दे दिया था, EEIC। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ही हैड रिसीव्ड द आइसलैंड एज डाउरी व्हेन ही मैरिड अ पुर्तगीज प्रिंसेस। ठीक है, और ये प्रिंस चार्ल्स सेकेंड को किस में मिला था, दहेज में मिला था, जब उन्होंने एक पुर्तगीज जो राजकुमारी थी उससे शादी करी थी। द EEIC established the city of कलकत्ता बाय यूनिफाइंग 3 विलेजेस दैट दे हैड एक्वायर्ड। ठीक है, और EEIC ने एक सिटी स्टैब्लिश करी जिसको कि कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने 3 विलेजेस को मिलाया था जिसमें उनका अधिकार था। एट ईच ऑफ दिस प्लेस द कंपनी स्टैब्लिश अ फैक्ट्री अंडर द
कमांड ऑफ अ मास्टर मर्चेंट, ठीक है। और हर जगह पर इन्होंने क्या किया था, एक जो मर्चेंट होता था, मास्टर मर्चेंट होता था, उसकी निगरानी में फैक्ट्री स्थापित करी, ठीक है। बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास वर सून फोर्टिफाइड इनसाइड विच लिव्ड द मर्चेंट्स, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास थे, वहाँ पर जो थे जो ये मर्चेंट्स थे वो रहने लगे। दे डिड नॉट मिंगल विद द लोकल्स एक्सेप्ट फॉर बिजनेस, ठीक है। अब ये क्या करते थे, वहाँ के लोकल लोगों से नहीं मिलते थे, सिर्फ बिजनेस के लिए ही उनसे बात करते थे। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। द फ्रेंच ट्रेडर अराइव्ड इन इंडिया विद द एस्टेब्लिश्ड ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664, ठीक है। और जो फ्रेंच ट्रेडर आए भारत में, उन्होंने स्टैब्लिश करी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कब स्टैब्लिश करी थी, 1664 में। दिस कंपनी वॉज अंडर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल एज इट वॉज लार्जली डिपेंड ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, ठीक है। इस कंपनी के ऊपर किसका अधिकार था, सरकार का अधिकार था, क्योंकि जो फाइनेंस उन्हें सरकार से मिलता था उसी पर ये निर्भर थी। FEIC established its major factories at Chandernagore and Pondicherry, places in the eastern and western coast of India, Karikal and Yanam, ठीक है। अब इन्होंने जो अपने जो कंपनी स्थापित करी थी वो कहाँ पर करी थी, चंद्रनागौर में करी थी, पौंडीचेरी में करी थी, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट जो इंडिया के थे वहाँ पर करी थी, और कार्निकल और यमन में करी थी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज, द डच एंड डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑल्सो ऑपरेटेड इन इंडिया, ठीक है। अब इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जो भारत में और कौन सी कंपनीज थी, डच और डेनिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी यहाँ पर थी। हाउएवर दे रिमेन्ड एज ट्रेडर्स एंड डिड नॉट गेन एनी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर, ठीक है। ये क्या रह गए, सिर्फ एक व्यापारी बनकर रह गए, इन्होंने भारत में कोई जो पॉलिटिकल पावर है उसको गेन नहीं किया। हाउ वर दोज कंपनीज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वंस, ठीक है। अब ये कंपनीज कैसे, जो पहले की कंपनीज थी उससे डिफरेंट थी। द न्यू ट्रेडिंग कंपनीज इंजॉय अ ग्रेट डील ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री पावर एज दे वर बेक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब ये जो नई ट्रेडिंग कंपनियां थी, इनको मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी मिली हुई थी, इन्हें अब राजनीतिक अधिकार और मिलिट्री पावर भी मिली हुई थी अपनी सरकारों की तरफ से, ठीक है। दे कुड डिक्लेयर वॉर, साइन ट्रीटीज एंड फोर्टिफाई देयर टेरिटरीज, ठीक है। अब ये क्या करते थे, ये वॉर भी कर सकते थे, ठीक है, दूसरे उनके साथ में संधि भी कर सकते थे और दूसरे की टेरिटरी पर कब्जा भी कर सकते थे। दे वर अथॉराइज टू एक्सट्रैक्ट टोल टैक्सेस फ्रॉम अदर शिप्स, ठीक है। इनके पास अथॉरिटी थी कि वो दूसरी शिप से जो है टोल टैक्स ले सके। अपार्ट फ्रॉम हैविंग पावरफुल नेवीज, दे ऑल्सो मेंटेन ह्यूज आर्मीज, ठीक है। इनके पास जो नेवी तो थी, इसके साथ में इन्होंने जो थी मेंटेन कर रखी थी एक बड़ी ही आर्मी, विच हैड बोथ इंडियन स्पाई एंड यूरोपियन ऑफिसर, जिसमें अंदर क्या था, जो इंडियन सिपाही थे वो भी थे और यूरोपियन अफसर वो भी थे, शामिल थे। बोथ द इंग्लिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्राई टू स्टैब्लिश अ मोनोपोली ओवर द ट्रेड सो दैट दे कुड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, ठीक है। जो दोनों इंग्लिश और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहा, एक अधिकार स्थापित करना चाहा जिससे कि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। दिस राइवलरी लेड टू मैनी ट्रेड वॉर्स बिटवीन द टू कंपनीज, ठीक है। इसके कारण से इन दोनों ट्रेड कंपनियों के बीच में बहुत से वार हुई। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट दे ऑल्सो यूज लोकल इंडियन रूलर्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। और इस लड़ाई में जो भारत के जो लोकल इंडियन रूलर्स थे उनका भी इन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। ट्रेड वॉर्स, the rivalry between England and France in India can be traced to their traditional rivalry in Europe, ठीक है। अब जो इनके बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये जो राइवलरी आप भारत में देखने के लिए देख रहे थे, इनके बीच में ये दुश्मनी, ये क्या थी इनकी, ये थी ट्रेडिशनल राइवलरी थी यूरोप से, ठीक है। दीज टू पावर इन द 18th century fought over the control of colonial possession. This rivalry also led to a series of war in India which is known as the Anglo-French War or the Carnatic War, as most of the battles were fought in the Carnatic regions and part of Tamil Nadu, ठीक है। अब इन दोनों कंपनी ने 18th century में जो है अपना कॉलोनियल जो औपनिवेशिक एक अधिकार करने के लिए इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, और इन लड़ाइयों को भारत में किस नाम से जाना जाता है, एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से या कर्नाटिक वॉर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई ये कर्नाटक के रीजन में और पार्ट ऑफ तमिलनाडु में ही लड़ी गई, ठीक है। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर,
ठीक है, जो 1744 से लेकर 1748 के बीच में हुई। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर रिजल्टेड फ्रॉम अ वॉर विच ब्रोक आउट इन यूरोप बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 1742। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई वो किसका रिजल्ट थी? जो वॉर 1742 में यूरोप में हुई थी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इन दिस वॉर द फ्रेंच कैप्चर द ब्रिटिश सेटलमेंट्स ऑफ मद्रास एंड ब्रिटिश माउंटेन एंड अटैक ऑन पौंडीचेरी। ठीक है, इसमें फ्रेंच ने जो था ब्रिटिश ने जिस पे अधिकार कर रखा था मद्रास पे, उस पे आक्रमण किया और ब्रिटिश ने किसके ऊपर अटैक किया? पौंडीचेरी के ऊपर। मद्रास वाज लेटर रिस्टोर्ड टू द ब्रिटिश आफ्टर द वॉर इन यूरोप एंडेड। ठीक है, जब यूरोप में जब वार खत्म हुई तो ब्रिटिश ने जो था मद्रास के ऊपर जो था दोबारा से अधिकार कर लिया। द फ्रेंच इन इंडिया वर लेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी Dupleix. He had adopted an aggressive role in the local politics of the Carnatic and tried to oust the British company by using the local rulers. ठीक है, जो फ्रेंच जो था, फ्रेंच ने जो इंडिया में जो वॉर लड़ी वो गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी जो कि डुप्लेक्स था उसके नेतृत्व में लड़ी। ठीक है, और उसने क्या किया? बहुत ही एग्रेसिव रोल किया, एक एग्रेसिव रोल प्ले किया लोकल पॉलिटिक्स में, और उससे जो ब्रिटिश कंपनी के प्रति किसका यूज़ किया? जो लोकल रूलर्स थे उनका यूज़ किया उनको हराने के लिए। ठीक है, द सेकेंड कार्नेटिक वॉर क्या थी? जो कि हुई आपकी 1749 से लेकर 1754 में। The second Carnatic War broke out as a result of a war of succession which broke out in Hyderabad and the Karnataka. ठीक है, तो जो सेकंड कर्नाटिक वॉर हुई वो किसका रिजल्ट थी? वो थी जो आपका उत्तरदायित्व का अधिकार है उसके कारण हुई, हैदराबाद और कर्नाटक के ऊपर। इन हैदराबाद द इंग्लिश सपोर्टेड नासिर जंग वाइल द फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग। ठीक है, अब क्या था कि हैदराबाद में जो इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, और फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग को। ठीक है, इन द कर्नाटिक द फ्रेंच बेक्ड चंदा साहिब वाइल द इंग्लिश सपोर्टेड मोहम्मद अली। और कर्नाटक में क्या था? जो फ्रेंच थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे, और जो इंग्लिश थे वो मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे। द फ्रेंच सक्सीडेड एट द फर्स्ट विद चांद साहिब बिकमिंग द नवाब इन द कर्नाटक एंड मुजफ्फर जंग बिकम द निज़ाम इन हैदराबाद। ठीक है, अब जो पहले उसमें जो थे वो फ्रेंच जो थे वो सक्सेस हुए। ठीक है, जो चांद साहिब था वो नवाब बना, ठीक है, कर्नाटका का, और मुजफ्फर जंग जो था वो निज़ाम बन गया हैदराबाद का। ठीक है, दिस वॉज reversed when the British under the leadership of Robert Clive soon Chanda Sahib was executed and replaced by Muhammad Ali। ठीक है, अब ये किसके नेतृत्व में बदला? जब ब्रिटिश का जो लीडरशिप जो है लॉर्ड क्लाइव के हाथों में आई तो चांद साहिब को हटाकर उन्होंने मोहम्मद अली को वहाँ पर बैठा दिया। मोर ओवर डुप्लेक्स वॉज रिकॉल्ड एंड काउंट डी ले वॉज सेंट एज द न्यू गवर्नर। ठीक है, और फ्रेंच ने जो था डुप्लेक्स को वापस बुला लिया और उनकी जगह पर काउंट डी लेले को भेज दिया, ठीक है, दूसरा गवर्नर जनरल बनाकर। However, the French managed to retain their position as the protector of the निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, फ्रेंच ने जो है अपनी पोजीशन को बनाए रखा, उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को ही जो कि उन्होंने हैदराबाद का जो निज़ाम था वो किसको नियुक्त किया था? मुजफ्फर जंग को किया था, उसी को उन्होंने बनाए रखा। ठीक है, द थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है, जो हुई 1756 से लेकर 1763 तक। In India, the effect of the 7 years war in Europe could be seen in the third Carnatic War। ठीक है, जो इंडिया में जो इफेक्ट हुए ये 7 साल की वॉर के इन यूरोप कुड बी सीन इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक है, इसका जो इफेक्ट था यूरोप में जो 7 सालों तक लड़ाई चल रही थी उसका इफेक्ट जो था इंडिया में भी दिखाई दिया, जो कि थर्ड कर्नाटिक वॉर थी। इन दिस वॉर द कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड बियॉन्ड द कर्नाटक टू बंगाल। ठीक है, अब इसमें जो था ये लड़ाई जो थी कर्नाटक से बाहर निकलकर कहाँ तक फैल गई थी? बंगाल तक फैल गई थी। इन 1757 चंद्रनागौर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस लेट क्लाइव। ठीक है, और जो चंद्रनागौर था वो किसके हाथों में आ गया था? ब्रिटिश सेना के हाथों में आ गया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? क्लाइव कर रहे थे। फेसिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी द FEIC सफर्ड अनदर डिफीट इन द बैटल ऑफ विंड वॉश इन 1760। ठीक है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सामना कर रही थी, ठीक है, स्कैरसिटी का सामना कर रही थी, जो आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको एक और डिफीट का सामना करना पड़ा। किसकी लड़ाई में? विंड वॉश की लड़ाई में, जो कि 1760 में हुई।
विद इन अ ईयर द फ्रेंच ऑल्सो लॉस्ट पौंडीचेरी, ठीक है, इसी साल में जो फ्रेंच के हाथों से जो था पौंडीचेरी भी निकल गया। इन 1763 द ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइंड एंड दिस मार्क द एंड ऑफ द वॉर, ठीक है, इसी बीच में जो 1763 में जो संधि हुई पेरिस की वो साइन करी गई और इस युद्ध का अंत हो गया। चंद नागौर एंड पौंडीचेरी वर रिटर्न टू द फ्रेंच वेयर दे वर अलाउड टू जस्ट मेंटेन फैक्ट्रीज विच कुड बी यूज फॉर ट्रेड, ठीक है, चंद नागौर और पौंडीचेरी जो था फ्रेंच को वापस दे दिया गया और सिर्फ उनको क्या करने की इजाज़त दी गई, उसके अंदर व्यापार और फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त दी गई। They were forbidden from fortifying for installing troops in them, ठीक है, उनको मनाही थी कि वो यहाँ पर सेना को रख सके। After this treaty, the French in India accepted the supremacy of the British, ठीक है, इस संधि के बाद जो थी भारत में जो फ्रेंच ने जो थी ब्रिटिश की सुपरमेसी को स्वीकार कर लिया था। Thus the British became the victor without any European rivalry. The EEIC विक्ट्री इज क्रेडिटेड टू रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और जो EEIC की ये जो विक्ट्री हुई इसका सारा श्रेय किसको जाता है, क्लाइव को जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, हैविंग वेल डेवलप्ड ट्रेड एंड कॉमर्स बंगाल वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, जो बंगाल था वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे जो वेल डेवलप्ड ट्रेड और कॉमर्स जो थी कहाँ पर थी, बंगाल में थी। Here Fort William served as a fortified trading post for the EEIC, ठीक है, यहाँ पर जो फोर्ट विलियम थे उन्होंने जो था EEIC के लिए जो एक ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया था। इन 1717 द कंपनी हैड गेन द privilege of importing and exporting good from Bengal without paying taxes from the Mughal Emperor फ्रुकशायर, ठीक है, अब जो मुगल इंपीरियर फ्रुकशायर था उसको बिना कोई टैक्स दिए हुए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1717 में जो क्या किया, वो इंपोर्ट भी कर सकती थी भारत से गुड्स को और एक्सपोर्ट भी कर सकती थी बंगाल से, ठीक है। द कंपनी वॉज अलाउड टू इशू दस्तक और पासिस फॉर इट्स गुड्स टू बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है, कंपनी को पासेस दिए गए थे जिससे कि वो अपने गुड्स को जो थी उस पर कर नहीं देती थी। हाउएवर द कंपनी स्टार्टेड इशूइंग दस्तक्स टू प्राइवेट ट्रेडर्स विच वॉज इलीगल, और धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, इशू करने लगी इन दस्तक को जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते थे जो कि इलीगल था। द कंपनी सर्वेंट वर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है। अली वर्दी खान द नवाब ऑफ बंगाल वॉज एबल टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ द दस्तक टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, जो अली वर्दी खान था जो बंगाल का नवाब था उसने काफ़ी हद तक इसके मिसयूज को रोका। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सिराजुद्दौला हु ऑल्सो टुक अप स्टेप टू इम्पोज टैक्सेस ऑन ट्रेड, ठीक है, उसके बाद जो उसका बेटा सिराजुद्दीन दौला जो शासक बना उसने भी स्टेप लिए और टैक्सेस लगाए ट्रेड के ऊपर एंड टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ द दस्तक, ठीक है, और इसने भी जो दस्तक के मिसयूज था उसको भी रोका। मोर ओवर ही ऑर्डर द फ्रेंच एंड द इंग्लिश टू स्टॉप द फोर्टिफिकेशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन बंगाल, ठीक है, उसने फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को रोकना चाहा कि वो बंगाल पर अपना अधिकार ना करे। द फ्रेंच ओबेड द ऑर्डर बट द इंग्लिश फ्लोटेड द ऑर्डर एंड दिस लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब एंड EEIC, ठीक है, फ्रेंच ने तो इस ऑर्डर को मान लिया लेकिन जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने नहीं माना, जिससे कि नवाब और EEIC के बीच जो था कॉन्फ्लिक्ट जो था वो पैदा हो गया, ठीक है। ये चैप्टर अभी हम यहीं तक समझते हैं। अभी हम इसके हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। पहला हार्ड वर्ड क्या है आपका, मर्केंटिलिज्म, फिर है फ्लोरिशिंग, मूसलीपट्टनम, एंग्लो फ्रेंच, कार्नेटिक, फ्रुकशायर, एडमिनिस्ट्रेशन, एनेक्सेशन, स्क्रूटिनाइज्ड और हायरार्की। फिर आते हैं आपके वर्ड मीनिंग। मर्केंटाइलिज्म का अर्थ है वाणिज्यवाद, फ्लोरिशिंग मतलब फल फूल रहा, मोनोपोली एकाधिकार, वेज मतलब जल यात्रा, क्रोनियल का है औपनिवेशिक, पोजेशन है अधिकार, फॉरबिडन मना किया हुआ, फोर्टिफाई मजबूत करना, एनेक्सेट मतलब संलग्न, एक्सपेल्ड मतलब निष्कासित।